कल हम लोगों ने बेटा जहाँ समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या बेटा, सूर्य की लंबवत किरणें कैसे विचलित होती हैं। इसमें कुछ चीजें आपको पता चली कि सूर्य की लंबवत किरणें पूरे वर्ष भर में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में एक चक्कर पूरा करती है। क्लियर है बेटा? इससे कई घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें चार घटना बोला गया, एक कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, और दो बार क्या बेटा, विषुव इक्विनॉक्स। उससे होता क्या है उस पर नजर बना के रखिएगा। अब एक हेडिंग बना लीजिए बेटा, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं व समय का निर्धारण। आखिरी टॉपिक है आपका, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं व समय का निर्धारण। ठीक है बेटा? तो मुझे लगता है कि तो बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं कि धरती पे कुछ रेखाएं बेटा होती हैं जिनको हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्सर ये बड़ा क्वेश्चन है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो ये सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और जवाब इसका मूर्खतापूर्ण ही हो सकता है। अक्षांश रेखाएं कितनी भैया? अरे जितनी चाहे उतनी अक्षांश रेखाएं, कोई उसकी लिमिट है क्या? कितने कितने एंगल पे आप रेखा को मान रहे हो, कितने कितने एंगल पे गणना कर रहे हो। एक एक डिग्री पे गणना करोगे तो अलग संख्या आएगी। एक डिग्री 60 मिनट में विभाजित होती है, यानी 60 भागों में विभाजित होती है, तो दो रेखाओं के बीच में तो 60 रेखा हो जाएगी। हर मिनट फिर 60 छोटे भागों में विभाजित होती है, जिसको लोग सेकंड कहते हैं। तो एक से दो के बीच में 360 रेखा हो गई। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कहने का ये मतलब ये सब बच्चों जैसा प्रश्न है। हाँ, कितने कितने देशांतर के डिफरेंस पे बात कर रहे हैं तो कुछ बताया जा सकता है, लेकिन देशांतर रेखा कितनी है, अक्षांश रेखा कितनी है, वो बच्चों जैसा प्रश्न है। ये पूछने वाला भी बताता है कि उसके पास कितना क्षमता है, बताने वाला तो खैर बता ही देता है, वो बड़ा क्षमतावान है। लेकिन एक बात कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैप में दिखाई देती हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से रेखाएं। धरती पे तो कोई रेखा नहीं दिखाई देती भाई। आप भी यात्रा किए होंगे, हम भी यात्रा किए हैं, कहीं धरती पे कोई रेखा होखा तो नहीं दिखती। ये खाली नक्शे में रेखा रहती है, मैप में सिर्फ ये रेखा बनी होती है। नहीं, ये रेखा इलेक्ट्रॉनिकली बनी हुई है। डिवाइसेस इसको सेंस कर लेते हैं, हमें आंखों से भले ना दिखाई दे। जैसे आजकल आप देखते हो ना, एक सिस्टम है जिसका नाम है जीपीएस। क्या है ये? फुल फॉर्म बता दीजिए। हाँ, पोजिशनिंग सिस्टम। वेरी गुड, इतना बढ़िया काम किया। किसका है ये? अमेरिका का। भारत का भी कोई है? भारत का भी कोई है, रशिया का भी कोई है। ग्लोनास का नाम सुने हो? नहीं सुना नहीं है तो जबरदस्ती मत हाँ कहो। ग्लोनास सुना है? गैलीलियो परियोजना सुना है? ये सब, गगन परियोजना, गैलीलियो परियोजना, ग्लोनास, ये सब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ही है। एक्चुअल में जीपीएस सीवीएस का है, इसमें कोई शक नहीं है, पुराना है, पूरी दुनिया यूज करती है भाई। आप भी यूज करते हैं, भारत भी यूज करता है। लेकिन कुछ अमेरिका के दुश्मन राष्ट्र भी हैं जिनको अमेरिका खोटी आंख पसंद नहीं करता। तो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम क्यों यूज करें? अच्छा, जीपीएस सिस्टम शांति के लिए तो आवश्यक है ही है, युद्ध में इसकी बड़ी भारी भूमिका होती है। जैसे सागर में एक पानी की जहाज है जिस पर मिसाइल से अटैक करना है, तो जाहिर सी बात है कि उस जहाज की ग्लोबल पोजीशन सिस्टम पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ताकि मिसाइल उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे अटैक करे। आप देखते हैं अमेरिका बड़ा सटीक हमला करता है, चलती हुई कार पर अटैक कर देता है मिसाइल से। तो मिसाइल कोई बंदूक की गोली थोड़ी है जो निशाना बना के अटैक कर दिया उसने, भारी भरकम डिवाइस होते हैं।
तो आखिर ये सब कैसे हो जाता है बेटा? तो ये ज्यादातर संभव होता है जीपीएस से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से। लेकिन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो तो अमेरिका का है ना, वो तो नहीं चाहेगा कि इसको रशिया यूज करे। वो क्यों चाहेगा? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत यूज करता ही, हमारे सारे मोबाइल में जीपीएस है, और जीपीएस डिवाइस अलग से मार्केट में भी मिलता है। अपनी कार बार गाड़ी वाड़ी में लगवा लीजिए, फिर आपका मूवमेंट जैसे जैसे होगा, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बोल नहीं रहे। या बच्चों पे बड़ा संदेह है तो उनके बैग वैग में लगा दीजिए, अब वो जिधर इधर से जा रहा है स्कूल सब पता चलेगा, है ना। ये कैसे हो पाता है? पूरे सैटेलाइट का नेटवर्क है। तो रशिया परेशान होकर रशिया ने अपना खुद का बना लिया, जिसका नाम है ग्लोनास। ग्लोनास भी रशिया का ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। यूरोप और भारत ने मिलकर बना लिया बेटा गैलीलियो, ये भी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। वैसे भारत अपना इंडिजीनियस भी बना रहा है, खुद का बना रहा है। तो कुल मिला जुला के बेटा ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का खेल क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ तो बचपन से रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हम दें। जैसे एक बड़ी भारी समस्या होती है हम लोगों के सामने, अपनी लोकेशन बताना। कि आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ हैं, तो ये बताने के लिए हम लोग के पास बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि बिना किसी सापेक्ष के हम अपनी लोकेशन नहीं बता सकते। जैसे अभी आपके मोबाइल पे फोन आ जाए, आपसे कोई पूछे कहाँ है, तो आप किसी सापेक्ष का हवाला देके ही बताएंगे कि हम कोचिंग में हैं। सामने वाला हो सकता है पूछे कोचिंग कहाँ है, तो रैदोपुर बता दोगे, कुछ और बता दोगे, है ना। अच्छा, बिना सापेक्ष के अपना लोकेशन बता के दिखाओ, बिना कुछ नाम वाम लिए अपनी लोकेशन बता दो कहाँ हो। तो बड़ा सुंदर सा शब्द है, ब्रह्मांड में है ना। आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताओगे? चौक में हो आप, आपके किसी परिचित ने फोन किया तो आप बताओगे चौक में है। चौक एक सापेक्षिक पोजीशन है। अब चौक में आपको ढूंढना चाहे तो आप बताओगे लोकेशन फलाने दुकान के सामने। तो बिना किसी सापेक्ष के आप अपनी लोकेशन नहीं बता सकते। लेकिन परेशानी यह है कि जहां सापेक्ष होगा वहीं ना सापेक्ष बताओगे। धरती से 3 गुना बड़ा सागर है। संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पे सागर है। सागर में भी हमारी एक्टिविटी होती है, हमारी गतिविधियां होती हैं। सागर में भी हम मूवमेंट करते रहते हैं। मान लीजिए पानी की जहाज से आप एक मोटर बोट लेके निकले हैं सागर में, और आपकी मोटर बोट खराब हो गई, तो मदद मांगेंगे ना फोन करके। लो, तो सामने वाला पूछेगा ना कि कहाँ है, बोल नहीं रहे हैं, तो बताइएगा कि सागर में है। और वो पूछेगा कौन से सागर में है, तो बता दीजिएगा प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर तालाब है ना, जो आपको ढूंढ लिया जाएगा। अरे भैया जी, न जाने कैठो महाद्वीप डूब जाएंगे प्रशांत महासागर में। इतना बड़ा तो बेटा एरिया है। फिर मान लीजिए समुद्र में आपकी लोकेशन मिसिंग हो रही है, तो आप अपनी लोकेशन कैसे बता सकते हैं? कोई सापेक्ष है? सागर में है कोई सापेक्ष? हाँ, एक सापेक्ष है, एक वचन का काहे नहीं है सर। बताएंगे कि ऊंची सी लहर है उसी के पास है, वो लहर वहीं बनी रहेगी जब तक आपको ढूंढ न लिया जाए, है ना। नहीं, सहारा के मरुस्थल में गुम हो जाएंगे, कहाँ लोकेशन बताएंगे अपना? बालू के टीले के पास है। तो भैया जी, हम मनुष्यों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई कि स्थलों पे तो थोड़ी देर के लिए जो शहर है, बस्ती है, वहां अपनी लोकेशन बता सकते हैं, लेकिन इतने भयानक जो मरुस्थल है उसमें बाई द वे आप गायब हो गए, अपनी लोकेशन कैसे बताएंगे? अमेजन के जंगल में गायब हो गए, अपनी लोकेशन कैसे बताएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि सागर में अगर मिस हो गए तो अपनी लोकेशन कैसे बताएंगे? बता पाओगे? संभव ही नहीं है। तो कुल मिला जुला के हम मनुष्यों ने एक व्यवस्था सोची कि हम अपनी लोकेशन बिना किसी सापेक्ष के बताएं, है ना बेटा। इसी के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लोकेशन बताने के लिए अक्षांश देशांतर, और समय बताने के लिए देशांतर।
क्लियर है बेटा? तो थोड़ा 2 लाइन लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्थिति का निर्धारण करने के लिए कुछ भी पूछेंगे, कैसे भी पूछेंगे, आप जो सोच रहे हैं वैसे नहीं पूछेंगे। देखें, स्थिति के निर्धारण करने के लिए अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। क्लियर है बेटा? जबकि समय के निर्धारण के लिए मात्र देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। जबकि समय के निर्धारण के लिए मात्र किसकी बेटा? देशांतर। देशांतर माने इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। की आवश्यकता होती है। तो यहां तो भैया रटवट के देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा गए हैं, और उसने तो पूछा कि इनकी उपयोगिता क्या है। आखिर हम मनुष्यों को इनकी जरूरत क्या पड़ गई? कोई जरूरत, पागल तो हम लोग हैं नहीं कि बेवजह रेखा इधर उधर खींच खांच के बैठे हुए हैं। एक ज्योग्राफी में या एक ह्यूमन बीइंग को इसकी कहीं ना कहीं कोई जरूरत जरूर होगी, नहीं होती तो इस सब हम माथापच्ची नहीं करते। विषय का विकास किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि वो हमारे लिए कुछ उपयोगी हो, न कि किसी विषय का विकास आपकी परीक्षा के लिए किया गया है। भूगोल इसलिए लिखा गया कि भूगोल का क्वेश्चन पूछा जाए आईएएस में, है ना? नहीं भैया, जरा इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। अब क्या होती है देशांतर रेखाएं, क्या होती है अक्षांश रेखाएं, थोड़ा बारी बारी से अलग अलग आपको दिखा। जैसे ये पूरी धरती है बेटा, तो पूरी धरती पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर रेखाएं खींची गई। इधर से किधर बेटा? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। हाँ, ध्यान रखना, पृथ्वी पर पूरब पश्चिम जैसे सापेक्षी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो इसके ठीक बीचों बीच एक रेखा की कल्पना की गई। कहां बेटा? ठीक बीच में। और ये रेखा क्या करती है कि इस पृथ्वी के हिस्से को 2 भागों में बांट देती है। क्लियर है बेटा? और मुझे लगता है पृथ्वी पर खींची जाने वाली ये सबसे लंबी रेखा है। इससे बड़ी रेखा नहीं खींची जा सकती। हाँ, इसमें एक भ्रम हो सकता है, वह भी देख लें। वास्तव में ये रेखा नहीं है, ये वृत्त है। इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे बॉल देखा है ना, क्रिकेट वाली लेदर वाली जो बॉल होती है, तो उसपे एक सिलाई होती है, बीच में स्टिचिंग होती है। तो स्टिचिंग को समझ लो विषुवत वृत्त। वो गेंद के सबसे उभार वाले हिस्से में चारों तरफ है, ये सामने ही नहीं है बेटा, पूरा सर्किल बनाते हुए है। लेकिन अब सामने से वो रेखा जैसी ही तो दिखेगी, बोल नहीं रहे। अब इस ध्यान रखना, अक्षांश रेखा नहीं होते, अक्षांश वृत्त होते हैं। क्लियर है? अब ये ऐसे समझो ना बेटा, जैसे आलू के चिप्स बनाते हो ना, कभी बनाया है? तो पहले छोटा छोटा चिप्स बनता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा वाला, फिर छोटा होने लगता है। क्लियर है? वही हाल है, ये वृत्त है। ये सबसे बड़ा वृत्त है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और यहां तक जाते जाते एक बिंदु बन जाता है। क्लियर है? तो जीरो खाली सामने नहीं है, चारों तरफ की रेखा को जीरो ही बोलेंगे। क्लियर है? अब इसके समानांतर जो जो रेखाएं हैं, पैरेलल, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अक्षांश रेखा। इसके पैरेलल बहुत रेखाएं हो सकती हैं। बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती है कि कितनी, तो पता नहीं कितनी। अब डिपेंड करता है कि कितने कितने एंगल पे आप रेखा की कल्पना कर रहे हैं। बोल नहीं रहे बेटा? तो कुछ इस तरह से रेखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और इसको क्या कहते हैं बेटा? साउथ पोल। इस तरह से रेखाएं।
अब जाहिर सी बात है कि यहां से और यहां का एंगल अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री है, ये वाला है ना बेटा। अब यहीं से एंगल के हिसाब से उनको पहचान दी गई। अब जैसे धरती के केंद्र से ये आ गया तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये क्या आ गया बेटा 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये भी हो गया 90 और इधर भी हो गया 90। 0 1 है, बाकी हर डिजिट पेयर में दिखेगी। 0 कॉमन है, बाकी हर अंक आपको 2 2 दिखेगा। तो इधर भी 1 दिखेगा, इधर भी 2 दिखेगा, इधर भी 3 दिखेगा और इधर भी क्या बेटा 90 दिखेगा। क्लियर है? अब समस्या ये है कि एक ही संख्या 2 2 बार दिख रही है, दिख रही है ना, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। किसी से पूछा आपने तो उसने कहा कि 5 अंश देशांतर पे, सॉरी अक्षांश पे है, तो 5 अक्षांश तो 2 ठो दिख रहा है। तो अब बताना पड़ता है आपको कि उत्तर या दक्षिण। तो ध्यान रखना अक्षांश के साथ 2 ही शब्द लगता है। अक्षांश रेखा के साथ सिर्फ 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, या तो उत्तरी या तो दक्षिणी, बस एक अक्षांश रेखा को छोड़ के, 0 को, क्योंकि 0 यूनिक है, एक है। तो 0 को छोड़ के बाकी हर के साथ क्या लगेगा बेटा उत्तरी और दक्षिणी। क्लियर हुआ? अक्षांश रेखा के साथ कभी भी पूर्वी और पश्चिमी शब्द का प्रयोग नहीं होता। जब होगा तो उत्तरी और दक्षिणी ही होगा, या तो उत्तर की ओर या तो दक्षिण की ओर। क्लियर है? अब जब कुछ भी पूछेंगे बेटा, कुछ भी पूछेंगे, हर चीज सतर्क रहिए, कहीं से घेरेंगे आपको। अब तमाम देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन उसमें कुछ देशांतर रेखाओं को पहचान दी गई। पहचान मतलब उनको अलग नाम दिया गया, सबको नहीं। देशांतर रेखाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबको नाम नहीं दिया गया, कुछ देशांतर रेखाओं को नाम दिया गया। जैसे इस वाले को नाम दे दिया गया, और एक इस वाले को नाम दे दिया गया, और एक इस वाले को नाम दे दिया गया, एक इस वाले को नाम दे दिया गया, और एक इस वाले को नाम दे दिया। तो इसके साथ क्या लग जाएगा नॉर्थ, और इसके साथ क्या लग जाएगा साउथ। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को नाम दिया गया, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को नाम दिया गया, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को भी नाम दिया गया, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को नाम दिया गया, और 90 डिग्री को नाम दे दिया। लेकिन अक्षांश रेखाएं खाली इतने ही थोड़ी हैं, अक्षांश रेखाएं बहुत हैं। तो बाकी अक्षांश रेखाओं को सिर्फ अक्षांश रेखा बोल के काम चलाते हैं, लेकिन इस अक्षांशों वाले, इस एंगल वाले जितने अक्षांश रेखाएं हैं, इनको एक खास नाम से पहचान दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, इस वाले को कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं क्या बेटा अंटार्कटिक वृत्त, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। थोड़ा लिख लो डायग्राम बना के। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं लिखें। ये रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर, या किधर बेटा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। कौन है बेटा विषुवत रेखा है।
यह पूरे पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। यह संपूर्ण पृथ्वी को कितने बेटा, दो गोलार्धों में बांटती है। क्लियर है बेटा? विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, विषुवत रेखा के उत्तर की ओर के भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण की ओर के भाग को दक्षिण की ओर के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है बेटा, पैरा चेंज करिए, थोड़ा नीचे से लिखिए। विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखाओं, विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई देशांतर रेखाओं के साथ उत्तरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई अक्षांश रेखाओं के साथ कौन सा शब्द बेटा, उत्तरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर पैरा चेंज कर लें। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई देशांतर रेखा को, खींची गई अक्षांश रेखा को या खींची गई अक्षांश रेखा के साथ दक्षिणी शब्द का प्रयोग करते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर उसके समानांतर खींची गई देशांतर रेखाओं के साथ दक्षिणी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बेटा? इसको साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब कुछ को नाम दिया गया और इसको हल्के में मत लेना, किसी भी कंपटीशन में पूछ लेते हैं। कभी कभी आसान क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए जाते हैं कि कुछ लोग उसको आसान समझ के दरकिनार कर देते हैं, अरे छोड़ो ये सब क्या पढ़ना है, अब तो फेरल सेल पढ़ना है, हेडली कोशिका पढ़नी है, और बेड़ा गर्क हो जाता है यहीं जाके। आगे बढ़े बेटा। महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जिन्हें नामित किया गया है, माने नाम दिया गया है, जिन्हें नाम दिया गया है। तो लिख लिया जाए बेटा, जो 4-5 नाम है लिख लिया जाए, कहीं काम आ सकता है तो यूज करिएगा। लिखें शून्य, अब पॉइंट बना बना के अलग अलग करके लिखिए, पैराग्राफ में मत लपेटिए, पॉइंट बनाइए, अलग अलग करिए। शून्य अंश अक्षांश रेखा को, शून्य अंश, नीचे से बेटा पॉइंट बना बना के अलग, शून्य अंश अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। बिल्कुल कक्षा 6 वाली स्टाइल है बेटा, घबराइए नहीं, क ख ग घ से बता रहे हैं। क्लियर है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, नहीं हो पाया बेटा, विषुवत रेखा कहते हैं। हो गया? अगला
23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। ये सब अक्षांश रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। सबको नहीं नाम दिया गया, कुछ को नाम दिया गया क्योंकि जरूरत थी। 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं बेटा? कर्क रेखा। 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्लियर है बेटा? 90 उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव माने 90 उत्तरी अक्षांश। क्लियर है बेटा? आगे लिखो 23.5 दक्षिणी अक्षांश को 23.5 क्या बेटा? दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। हो गया बेटा? मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट 66.5 दक्षिणी अक्षांश को 66.5 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? 90 दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। ठीक है बेटा? आगे बढ़िए, हेडिंग बना लीजिए देशांतर रेखा। पहले एक तथ्य लिखिए। हेडिंग बना लिया बेटा देशांतर रेखा। एक तथ्य हम बोल रहे हैं, पहले उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सन 1884 वॉशिंगटन डीसी के कॉन्फ्रेंस में, सन 1884 वॉशिंगटन डीसी के कॉन्फ्रेंस में इन रेखाओं को स्पष्ट पहचान दी गई। इन रेखाओं को क्या किया गया बेटा? स्पष्ट पहचान दिया गया। लिखें, इसी कॉन्फ्रेंस में शून्य अंश देशांतर तथा 180 अंश देशांतर को निर्धारित किया गया। शून्य अंश देशांतर और क्या बेटा? 180 अंश देशांतर को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया। इसका मतलब यह नहीं है इसके पहले देशांतर रेखाएं नहीं थी। बस ऐसे समझो, मील का पत्थर गड़ा है ना, नंबरिंग कर दी गई 1884 में। तो देशांतर रेखाएं ऐसा नहीं कि नहीं थी, उसकी कल्पनाएं नहीं थी, लेकिन उनको जो निर्धारित किया गया कि उनका नंबर क्या होगा, वो निर्धारित किया गया बेटा 1884 में। तो क्यों इन रेखाओं को खींचा, इन रेखाओं की क्या आवश्यकता है, वो थोड़ा समझना है।
जहां अक्षांश रेखाओं का महत्व सिर्फ और सिर्फ किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए है, वहीं देशांतर रेखाओं का महत्व दो चीजों के लिए, स्थान को निर्धारित करने में भी और समय को निर्धारित करने में भी इनकी भूमिका है। लिखें, इन रेखाओं का महत्व इसलिए है कि इनके माध्यम से इन रेखाओं का महत्व इसलिए है कि इनके माध्यम से स्थान के साथ साथ क्या बेटा, समय का भी निर्धारण किया जाता है। तो थोड़ा सा देखिए बेटा, इन रेखाओं की क्या खासियत है। इन रेखाओं की खासियत यह है कि ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्लियर है। इन रेखाओं की खासियत यह है, ये रेखाएं एक बराबर लंबाई की होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के साथ आपने देखा था कि एक गोलार्ध में दो अक्षांश रेखाएं एक बराबर लंबाई की नहीं थी। एक गोलार्ध में दो अक्षांश रेखाएं एक बराबर लंबाई की नहीं होती। क्लियर है बेटा। डायग्राम देखो तो खुद ही आइडिया लगेगा। मैं एक गोलार्ध की बात कराऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो एक बराबर लंबाई की होती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे 23.5 इधर भी दिखा तो 23.5 इधर भी दिखा। लेकिन एक गोलार्ध में अगर बात करें 0 से 90 के बीच में, तो दो अक्षांश रेखाएं एक बराबर लंबाई की नहीं होती। वहीं देशांतर रेखाओं की खासियत यह है कि हर देशांतर रेखा एक बराबर लंबाई की होती है, एक को छोड़ के। नहीं, 0 नहीं बेटा, 180। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है। तो थोड़ा सा इसको देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए ये फिर पृथ्वी बन गई, और इस बार फिर हम लोगों ने रेखा का निर्धारण किया। ये क्या हो गया बेटा, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। और मैंने कहा कि अब की बार इन रेखाओं को खींचा गया किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और मैप में आपको सब कुछ पता है कि मैप में उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। आप कहेंगे ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं, जिधर मन करे उधर मानिए। ये बाध्यकारी थोड़ा ही है। ये मैप ऐसे ही टांगेंगे, जरूरी थोड़ी है उल्टा टांगेंगे, कोई रोक लेगा क्या हमें? और इससे कोई फर्क पड़ जाता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि पूरी दुनिया में एक परंपरा है, उत्तर ऊपर दिखाएंगे, हम नीचे दिखाएंगे, कोई कुछ बना बिगाड़ लेगा। उत्तर ऊपर है, अरे उत्तर आसमान में है, नहीं है ना। दिशाएं हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऊपर नीचे थोड़ी होती। जैसे मन करे वैसे मैप को टांगे, लेकिन अब क्योंकि उल्टा टांग देंगे तो बचपन से देखे हो सीधा, थोड़ा घबरा जाओगे कि ये क्या है। दिशा जिधर मन करे उधर निर्धारित करिए, यू आर फ्री। लेकिन बस ये है कि एक को ही नहीं, उसके एनालॉग चारों को फिर स्थान देना होगा। क्या परेशानी है भैया? हम उल्टा टांग दे मैप, नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा, ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा, कोई गड़बड़ी थोड़ा ही होगी, सब सही रहेगा। बस उसको समझना होगा। लेकिन सामान्य रूप से मैप में हमेशा ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हम नॉर्थ किधर दिखाएंगे बेटा, ऊपर की ओर दिखाएंगे। लेकिन ये बाध्यकारी थोड़ा ही है। जम्मू कश्मीर ऊपर है, सीढ़ी लगा के चढ़ोगे? ले आए सीढ़ी? अरे कौन बता दिया ऊपर है भाई? तमिलनाडु नीचे है तो अपने छत पर से कूद जाओ, तमिलनाडु पहुंच जाओगे। ऐसा थोड़ा है, कोई ऊपर नीचे नहीं है बेटा, डायरेक्शन है। तो मैप को वास्तव में ऐसे नहीं होना था, मैप को ऐसे होना था। आप समझ में आए उत्तर किधर है?
ऊपर नहीं है, उधर है, उधर दक्षिण इधर है। क्लियर है? अब इधर उत्तर दिखाओ, इधर दक्षिण दिखाओ, कोई रोक लेगा? अब यह है कि समझने के लिए सब किया गया बेटा, ताकि हम चीजों को समझ पाए। बहरहाल नाशपाती देखा है ना? नाशपाती सब देखे ही नहीं आज तक। वेरी गुड, खाए भी हैं। हाँ, तो क्या उस पर कुछ ऐसी ऐसी रेखाएं नहीं होती? बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन होती है ना। तो अब देखो, इस तरह की जो रेखाएं होंगी उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? देशांतर रेखाएं। वो जैसे है ना, नाशपाती में रेखाएं होती हैं, कुछ वैसी ही रेखा। अब समस्या ये है कि ये कैटो है, ये भी बहुत। हम बार बार आपको बताते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो कितनी रेखा होती है? मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों बार बार पूछा जाता है? मिनट मिनट के डिफरेंस पे पूछ रहे हैं कि सेकंड सेकंड के डिफरेंस पे पूछ रहे हैं कि 1 1 डिग्री के डिफरेंस पे पूछ रहे हैं? ये जब बताएंगे तब तो हम बताएंगे ना रेखा। कैठो रेखा है। पूछ रहे हैं बंबई कितनी दूर है? अब पता नहीं कितनी दूर है, कहाँ से पूछ रहे हैं आप, वो सब बताएंगे तब तो कोई बताएगा। कोई एब्सोल्यूट तो है नहीं, इसी के सापेक्ष आप पूछेंगे तो बताया जा सकता है। 12। तो ये सब नहीं बेटा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? क्योंकि ये सब बड़ा माइनर डिमार्केटेड। 23.5 हुआ ना, तो 23 डिग्री 30 मिनट, विशुद्ध रूप से इसको हम लोग बोलते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट। इसी को 23.5 डिग्री भी कहते हैं। 23 डिग्री 15 मिनट भी हो सकता है, 23 डिग्री 5 मिनट भी हो सकता है, 23 डिग्री 1 मिनट भी हो सकता है, 23 डिग्री 1 मिनट 5 सेकंड हो सकता है। अच्छा, वो सेकंड वकेंड घड़ी वाला मत समझना, वो जो मिनट सेकंड है वो टाइम वाला है, ये कोण वाला भी है ना बेटा, इसलिए कंफ्यूज होते। बहरहाल, एक बिंदु के चारों तरफ अगर 1 1 डिग्री पे हम रेखा खींचना चाहें तो कैठो रेखा खींची जा सकती है? बोले बेटा, एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री बनता है। तो अगर हम 1 1 डिग्री पे रेखा खींचने की कोशिश करें तो क्या रेखा बनेगी? 360। तो अगर हम 1 1 डिग्री पे खींच रहे हैं, ये रेखा है कितनी? अरे बोलिए ना, 360 रेखा। अब यह है कि हम आपसे पूछें इस रेखा से इस रेखा के बीच में क्या रेखा है, तो क्या उपाय है आपको? गिन के बताएंगे? नहीं समझ पा रहे हो? अगर हम जैसे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं, 24 तो है ना भैया? अगर मैं सही हूं तो 48 48 तो है, 24 तो ध्वज सामने रखा हो, हम 2 तीलों को इंगित कर दें, ये तीली और इस तीली के बीच में कैठो तीलियां हैं, कैसे बताएंगे आप? अरे यार छोड़ो, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाया जाता, बहुत सिंपल ढंग से सोचा जाता है। अगर राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां बनी हैं, तीलियों को कोई नंबर तो लिखा नहीं, हम किसी 2 तीली के बीच में पूछें तो गिन के ही ना बताओगे, कोई और उपाय है? गिनोगे भैया, कैठो है बीच में, बोल नहीं रहे? अरे बहुत सिंपल है बेटा, कि ये राष्ट्रीय ध्वज है, ऐसे बनी हुई हैं स्पोक्स तीलियां। हम आपसे पूछें कि इसके और इसके बीच में कै तीली है, कौन उपाय है आपके पास सिवाय गिनने के? कोई उपाय है तो बताइए, गिन के ही बताएंगे। और ये तीलियां अगर 360 हो जाए तो वास्तव में अगर ऊपर से देखोगे, सीढ़ी लगा के चढ़ जाओ और उत्तरी ध्रुव से इसे झांको, तो मुझे लगता है ऐसे ही दिखेगा। अब आपसे हम पूछें कि इसके और इसके बीच में कै तीली, कै रेखा है, गिनने के अलावा कोई रास्ता है आपके पास? नहीं है। इसका एक उपाय निकाल लिया गया, और गिनने की परेशानी है कि धरती पे तो कहीं कोई रेखा ही नहीं, गिनोगे कैसे?
हम ये कहें कि हमारे और आपके बीच में कैठो देशांतर रेखा है, गिन लेंगे, गिन के बता देंगे। दिख रही है, गिनो। एक ने कहा कि सर 2 ठो दिख रही। अच्छा, ये देशांतर रेखा है। समस्या यह है कि आप ये काउंट नहीं कर पाओगे, एक शर्त पे काउंट कर लोगे। अगर आश्रित ध्वज की हर तीलियों का नंबर दिया गया होता, बोल नहीं रहे हो, तो हम कहते दूसरी तीली और 22वीं तीली के बीच में कै तीली है, घटा के बता देते नंबर अगर लिखा होता। जैसे यहां से गोरखपुर के बीच में मील के पत्थर गड़े हैं, माइलस्टोन, माइलस्टोन समझते हैं? सड़क के किनारे पत्थर गड़े होते हैं ना, उसमें किलोमीटर वगैरह लिखा होता है ना। तो हम 80 से यात्रा कर रहे होते हैं, आधे घंटे 20 मिनट के बाद पलट के देख लेते हैं, है ना। गाना वाना सुनते सुनते अचानक खिड़की की तरफ बाहर नजर उठाते हैं और देखते हैं कि अच्छा अभी तो लिखा है 40 किलोमीटर गोरखपुर, बोल नहीं रहे हैं, तो समझ में आता है गोरखपुर कितना दूर है। और मान लो कि उस पर किलोमीटर ना लिखा है, खाली पत्थर गड़ा है, तो सिर्फ पत्थर गड़े हैं यहां से गोरखपुर के बीच में, हर किलोमीटर पे एक पत्थर गड़ा है और किसी पत्थर पे कोई किलोमीटर नहीं लिखा है। रंगाई पुताई चल रही है साहब, सबको अभी सफेद सफेद रंग दिया गया है, नंबर लिखना शेष है। आप बीच रास्ते में बता दोगे क्या किलोमीटर आ गए? गिनना ही पड़ेगा। अरे काठो झाड़ी वाड़ी में अगर छुपा है ना तो काम हो जाएगा। एक आठों मील का पत्थर बड़ा खराब जगह पे होता, पेड़ पौधे झाड़ी जंखाड़ में काट हो है, कहीं छुप गया तो 1 किलोमीटर तो गया काम से, इसीलिए उस पर नंबर लिख दिया जाता है। 10 ठो छुप जाए, 12 ठो छुप जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिखेगा वहीं से पकड़ लेंगे। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब ये समस्या हुई कि देशांतर रेखाओं को नंबर दिया जाए, क्योंकि नंबर देने से गिनना आसान होगा और कुछ फर्क नहीं पड़ता। देशांतर रेखाओं को नंबर देने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सिर्फ इसलिए हम लोगों ने किया कि गिनना आसान हो जाए, बस। जीरो देशांतर मतलब कोई पहाड़ नहीं होता, कोई जीरो होगा, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। न समय आगे हो जाएगा ना समय पीछे हो जाएगा, समय अपने हिसाब से चलेगा। नंबर हम लोगों ने जो दिया है वो थोड़ी अपनी सुविधा को ध्यान में रख के दिया। क्यों दिया है वो थोड़ा समझिए। धरती कितनी देर में एक चक्कर लगाती है? ना ऐसे मत बोलो ना, ठीक नहीं लगता। धरती अपनी एक्सिस पर सही मायने में 24 घंटे में ही चक्कर लगाती है। बेईमानी करिए तो करो आप, उससे थोड़ी लेना देना है। लेकिन पृथ्वी वास्तव में अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में ही एक चक्कर लगाती है। क्लियर है? अब यह है कि वार्षिक गति भी उसी में होने लग, कोई और गति करने लगो, ड्रामा होने लगे, उसमें हम जिम्मेदार हैं। चक्कर तो 24 घंटे में ही लगाती है ना। तो एक बात तो तय है कि 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। अरे बेटा बहुत सिंपल है कि अगर यही निशान बना लो और धरती ऐसे घूम रही है, 1-1 डिग्री पे देशांतर रेखाएं हैं, तो जब 360 देशांतर इसके सामने से गुजर जाएंगी तो एक चक्कर होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि 360 देशांतर रेखाएं जब घूम जाएंगी तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाएगा। कितनी देर में? 24 घंटे में। तो एक देशांतर बराबर होगा 24/360। 5 पेन का मूल्य 20 रुपया, तो एक पेन का मूल्य 5 से भाग दोगे तो 360 देशांतर बराबर 24 घंटा। एक देशांतर निकालने के लिए 360 से भाग देंगे और घंटा है मिनट में कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा आपका 4 मिनट 6 4। यानी पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। क्लियर है? अब जरा सा हम जो पूछ रहे हैं बताइएगा।
जैसे मान लीजिए कि यहां पे बज गया है 12 दिन का। समय हमेशा सूर्य के सापेक्ष सापेक्षिक स्थिति होती है। क्लियर है? सूर्य के सापेक्ष स्थिति को हम लोग समय कहते हैं। तो यहां भी 12 ही बजा होगा। ये रेखा तो 4 मिनट पहले यहां रही होगी, क्योंकि धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है ना। बोल नहीं रहे, तो ये तो पश्चिम की ओर पूरब की ओर चला गया। 4 मिनट पहले वो इस पोजीशन पे रहा होगा। कुछ हाँ ना बोलेंगे, घूम रही है ना धरती। अगर यहाँ पे 12 बजा है तो इस रेखा पे 12 तो नहीं बजेगा, क्योंकि इस रेखा को यहां से यहां आने में 4 मिनट लगा होगा। एक देशांतर घूमने में कितना वक्त लगता है? 4 मिनट। तो यहाँ पे बजेगा 12:04। जैसे जैसे आप पूरब की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे हर देशांतर पे 4-4 मिनट का समय आगे बढ़ता चला जाएगा। ये तो 4 मिनट बाद 12 वाली पोजीशन पे आएगा ना। बोल नहीं रहे, इसको यहां से यहां आने में कितना वक्त लगेगा? 4 मिनट लगेगा। एक देशांतर घूमने में कितना लगता है? 4 मिनट। तो यहां तो 12 नहीं बजा होगा। इसी समय हर जगह का समय देख रहे हैं। जब यहां 12 दिख रहा है, यहां की घड़ी में 12:04 दिख रहा है, तो यहां की घड़ी में 11:56 दिखेगा। बोल नहीं रहे, क्योंकि 4 मिनट में जब यहां आएगी तो यहां भी 12 बज जाएगा। बोल नहीं रहे। एक बात समझ में आ रही है कि जब आप पूरब की ओर बढ़ रहे हो तो समय बढ़ रहा है, जब आप पश्चिम की ओर जा रहे हो तो समय घट रहा है। इसीलिए देशांतर रेखाओं के साथ हमेशा पूर्वी या पश्चिमी शब्द लगता है। क्लियर है बेटा? देशांतर रेखाओं के साथ क्या लगता है? पूर्वी पश्चिमी। अब एक चीज बताओ, नंबर देना है। किसको नंबर दिया जाए? 0। एक बच्चे ने कहा कि जो सामने दिख रहा सर उसी को 0 दे दिया जाए, क्या हर्जा है? हर कोई सामने दिखेगा, वक्त की बात है। 4 मिनट बाद बगल वाला सामने दिखेगा, उसके 4 मिनट बाद उसके बगल वाला सामने दिखेगा। अभी इस समय तो एक दिख रहा है सामने ना, तो सामने तो सब आएंगे। यहीं खड़े हो जाइए, 24 घंटे में हर रेखा आपके सामने आएगी। नहीं आएगी तो किसी को 0 दे दो, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए इसी को 0 दे देते हैं। अब नंबर देने की 2 प्रणाली हो सकती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते पीछे से घूमते आए और यहां हो जाए 360 डिग्री। बोल नहीं रहो। एक ऐसे भी नंबर दिया जा सकता है। एक दूसरा तरीका है कि दोनों तरफ 1-1 दें। 1 डिग्री इधर तो 1 डिग्री इधर, 2 डिग्री इधर तो 2 डिग्री इधर, ऐसे। तो जब ऐसे घूमते घूमते पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। बोल नहीं रहा बेटा, क्योंकि जो आगे रेखा है 0, उसके ठीक पीछे आप जाएंगे तो 180 अंश हो जाएगा। इधर से 180 अंश और इधर से 180 अंश, कुल मिला के 360 अंश। क्लियर है बेटा? तो इस तरह की नंबर प्रणाली को हम लोगों ने चुना। अब बड़ा गंभीर समस्या है कि काहे चुना, रेगुलर नंबर काहे नहीं दे दिया? नहीं, पूछ रहे हैं आपसे क्या दिक्कत हो जाती? अगर हम रेगुलर नंबर दे देते तो क्या परेशानी थी? परेशानी बताइए, ये नौटंकी काहे किया? क्या जरूरत थी करने की? अरे समय ऐसे समय नहीं काउंट हो जाएगा। 0 से 360 हम देंगे तो समय नहीं काउंट हो जाएगा। अरे भारत तब पूर्वी पश्चिमी की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। अगर लगातार हम नंबर देते तो इसमें पूर्वी पश्चिमी कहने की क्या जरूरत थी? बोल नहीं रहे हैं। पूर्वी पश्चिमी तो तब कहना पड़ रहा है जब एक ही नंबर आप 2-2 बार दे रहे हो। जब हम 0 से शुरू करते हो सीधे लगातार चलते 360 अंश, इसमें पूर्वी पश्चिमी कहने की क्या जरूरत थी?
ऐसा क्यों नहीं किया? आपकी परेशानी यही है, आपकी कोई दूसरी परेशानी नहीं है। आपकी परेशानी यह है कि जो लिखा है चुपचाप सुनो, और आपके पास जरा भी बुद्धि नहीं है ऐसा काहे है, क्यों किया गया। और हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि जब तक क्यों के पीछे नहीं पड़ोगे कुछ हासिल नहीं होगा। और जो आप रट के बैठे हो, इतना छोटे छोटे बच्चे रट के बैठे हैं, उनको थोड़ी कलेक्टर बनाया जाएगा। परेशानी किसकी थी बेटा, वो जरा समझिए। अब यहां अगर हम 360 लिख देते तो यहां और यहां के बीच में 360 का डिफरेंस आ जाता नंबर का। बोल नहीं रहे, 0 और 360 के बीच में 360 का डिफरेंस आ जाता। इतनी ही दूरी में 360 का डिफरेंस आता अगर आप कैलकुलेट करते तो। और 360 गुणे 4 बटे 24 का कैलकुलेट करोगे, सॉरी 60। अरे ऐसे देखो ना बेटा, 360 गुणे 4 मिनट हो गया, डिवाइडेड बाई 60 घंटा आ जाएगा। चौबीस घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 24 घंटे का, जबकि दो दशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अरे, और कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस दिख रहा है? 24 घंटे। ये क्या वाहियात है? तो ये बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है कि एक कैलकुलेशन गलत हो रहा है, एक कैलकुलेशन सही हो रहा है। इसके बीच में अगर नंबर का डिफरेंस देखें 360 का डिफरेंस नहीं है। अगर हम लगातार नंबर लिखें तो इसके बीच में डिफरेंस तो 360 का दिख रहा है, जबकि आंख से देखने पे लग रहा है कि एक देशांतर का अंतर है। बोल नहीं रहे, तो गंभीर समस्या हो गई। और ये नई समस्या थी, समस्या ये भी नहीं थी, ये तो दिख रही है समस्या। समस्या ये थी कि धरती की घड़ी वड़ी नहीं चल पाती, बड़ी भारी परेशानी होगी। एक कहा कि सेल वेल नया लगाते सर, घड़ी अगर ठीक ठाक रहती तो तब तो चलती, नहीं तब भी नहीं चलती। घड़ी हम लोगों की बदमाशियां हैं, घड़ी हम लोगों की नौटंकी है, घड़ी हम लोगों की फितरत है, और हम झूठों के लिए घड़ी है। हमेशा हम झूठ बोलते रहते हैं और कहते हैं वो झूठ अच्छा होता है। जिसके बोलने से अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो ऐसे झूठ बोलने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। एक झूठ है बेटा। घड़ी में जो बज रहा है आप ये श्योर हो उतना ही समय हो रहा है, कंफर्म हो? आप कहेंगे ना सर मोबाइल वाली घड़ी देख के बताएंगे वो सही रहता है। गलत वो भी रहता है, सब गलत रहता है, सब उल्टा पुल्टा रहता है। क्योंकि समय एक एब्सोल्यूट फिनोमेना है, समय एक जगह का होता है, समय हर जगह का नहीं होता। और पूरे भारत में समय एक होता है, पूरा भारत एक ही जगह है? हम आपसे पूछ रहे हैं, अलग अलग प्लेसेस है ना, समय किसी एक प्लेस का होता है। अलग अलग प्लेस का समय कैसे हो जाएगा? एक ही देशांतर पे 4 मिनट का अंतर आ जा रहा है, तो जो भी समय बताया गया होगा वो किसी एक ही देशांतर का समय बताया गया होगा ना। पूरा भारत बस एक ही देशांतर पे है, और पूरे भारत में तो वही समय होता है। जो ऑल इंडिया रेडियो बोल देगा या टीवी बता देगा वही समय हो रहा है। सब झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने से अगर कुछ अच्छा हो जाए तो ऐसा झूठ अच्छा है। तो घड़ी चलाने के लिए नहीं नहीं, संकट 360 का हो जाता, 360 रेखा का संकट हो जाता, बड़ा घनघोर संकट हो जाता। इस संकट को दूर करने के एक उपाय हम लोगों ने निकाल लिया। ये कि इसको दो हिस्से में बांट लें, 180 180 के दो सेगमेंट। एक 0 से 180 पूर्वी के साथ चलेगा और एक 0 से 180 पश्चिमी के साथ चलेगा। बोल नहीं रहे, इधर 0 से आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी लेके चलेंगे, पूरब की ओर घूमते घूमते इसके ठीक पीछे पहुंचेंगे 180। इधर से चलेंगे पश्चिमी लेके, वो भी घूमते घूमते जैसे 180 पे पहुंचेंगे उसी रेखा पे दोबारा पहुंच जाएंगे। जैसे ये रेखा है, इधर से आए तो वहीं पहुंचे और इधर से आए तो वहीं पहुंचे।
ये रेखा 180 है। अब इधर चलेंगे तो पूर्वी जोड़ते जोड़ते, एक अंश पूर्वी, दो अंश पूर्वी, तीन अंश पूर्वी, ऐसे, और इधर पश्चिमी, तो पश्चिमी लेते हुए भी वहीं पहुंच रहे हैं और पूर्वी लेते हुए भी वहीं पहुंच रहे हैं। अब जरा अंतर देखो, इसके ठीक पीछे एक रेखा होगी ना, जैसे ये सामने है, इसके ठीक पीछे एक रेखा होगी 180, ठीक पीछे वाली रेखा ही होगी, कोई और नहीं होगी। अब परेशानी ये है कि अभी आपने कहा कि पूरब की ओर समय बढ़ता है, तो 180 गुणे 4/60, अरे इधर से पूरब होते होते 180 गए ना, बोल नहीं रहे। 12 घंटे प्लस बढ़ रहा है ना, और उल्टा अगर आ रहे हैं इधर से तो कैलकुलेशन तो यही होगा, लेकिन 12 घंटे माइनस। अब इस रेखा पे इधर प्लस 12 घंटा और इधर माइनस 12 घंटा, हुआ कि नहीं हुआ? और प्लस 12 और माइनस 12 को अगर आप ऐड करेंगे तो 24 घंटे का डिफरेंस होगा। जीरो से प्लस इधर और जीरो से माइनस इधर, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस दिखा? 24 घंटे का डिफरेंस दिखा। क्लियर है बेटा? वो रेखा डेंजरस है जिसको हम लोग 180 कहते हैं। क्लियर है बेटा? ये रेखा जहां से गुजर गई वहां तबाही तय हो गई। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने जीरो नहीं निर्धारित किया, सबसे पहले हम लोगों ने 180 निर्धारित किया। जैसे मील का पत्थर गढ़ता है ना, माइलस्टोन, तो पहले जीरो, फिर बढ़े जहां तक बढ़ेगा। ना ना, ये मील का पत्थर उल्टा लगा, पहले 100 गाड़ो, तो भी तो जीरो तो आ ही जाएगा। बोल नहीं रहे, घटाते घटाते जीरो नहीं आएगा। तो यहां पहले जीरो नहीं निर्धारित किया गया, पहले 180 को निर्धारित किया गया कि किसको 180 माने, और जिसको 180 मान लोगे तो घटाते घटाते जीरो नहीं आएगा, जीरो तो आ ही जाएगा। जीरो नहीं टेंशन था, टेंशन 180 था, क्योंकि इस रेखा के इधर और उधर 24 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। और एक देश में दो दो कैलेंडर चलेंगे एक साथ, दो दो दिन होगा एक साथ। अरे एक देश नहीं बेटा, ये एक रेखा है। रेखा जो होगी ना, देश तो छोड़ दो, शहर को शहर भी छोड़ दो, मोहल्ले को मोहल्ला छोड़ दो, घर को दो भागों में बांट देगी। रेखा है ना, कई किलोमीटर चौड़ी थोड़ी है। अब भारत के ऊपर से अगर गुजरी तो भारत के शहरों से, भारत के गांवों से, भारत के कस्बों से, भारत के घरों से गुजरेगी ना। अब रेखा के इधर सोमवार और रेखा के इधर मंगलवार, या रेखा के इधर शनिवार और रेखा के इधर रविवार। और ये रेखा अगर कोचिंग के ऊपर से गुजर गई तो पीछे वाले छुट्टी मना रहे हैं, इधर वाले आ रहे हैं, कुछ चालाक दो दो संडे बना रहे हैं, एक उधर वाला संडे एक इधर वाला संडे। देश चलेगा? नहीं चलेगा। तो सबसे पहले किस रेखा को खोजा गया? सामने रेखाएं हैं और ढूंढा गया कि किसको माने 180, क्योंकि 180 माने नहीं कि समस्या का समाधान हुआ नहीं। अब ये तलाश हुई कि 180 उसको माने जहां पे स्थल भाग ना पड़े, कोई देश वोश ना दिखे, क्योंकि उस देश में दो दो समय हो जाएगा ना बेटा। समय तो एक ही रहेगा, दिन दो हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगी। देखो सामने ही है, एक जगह तो दिख रही है बहुत बढ़िया, एक ही चपेटे में आ रहा है। कौन? ग्रीनलैंड। अरे और तो साफ साफ निकल गया भैया, कोई स्थल भाग नहीं पड़ा। एक तो पड़ा कौन? ग्रीनलैंड। तो इसको अगर 180 मान लें तो जीरो नहीं आ जाएगा। अरे एक एक घटाते घटाते चले चले जीरो आ ही जाएगा, या इधर से घटाते घटाते चले जीरो आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ग्रीनलैंड का क्या होगा? लोगों ने कहा भाड़ में जाए ग्रीनलैंड, हमसे क्या लेना देना। नहीं, काहे भाड़ में जाए,
एक तो बेचारे ऐसे अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, है सफेद, बर्फ से ढका हुआ, नाम रखे हैं फर्जी ग्रीनलैंड। बिल्कुल, ताकि लोग भ्रमित होकर आ जाए भैया ये थोड़ा हरा भरा है, कोई हरा भरा नहीं है, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। तो नाम हम तो ऐसे ही अलग गलत शब्द लिख के अपना लोगों को फंसा रहे हैं कि आ जाओ रहने, हरा भरा है। तो ग्रीनलैंड में लोग रहते हैं भैया, आप वहां नहीं जा सकते। अब ढूंढो, अब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। कैसे सीधी रेखा कोई दिखे जहां कोई स्थल ना पड़े? एक जगह दिखा, प्रशांत महासागर, इधर दिखा, खाली खाली है मामला, लेकिन रेखा सीधी होती है ना, कैसे से है? अरे उधर देखो फिर, ये देशांतर रेखा सीधी सीधी है ना बेटा, तो सीधी रेखा लेके चलोगे तो किसी न किसी को डिस्टर्ब करेगी, और ये डिस्टर्ब किसी को नहीं, इसने डिस्टर्ब किया रशिया को, रूस के ऊपर से गुजरने लगे, एक छोटा सा हिस्सा रूस का। अब जैसे ये रेखा देखो ना, ये अब ये जो थोड़ा सा नुकीला हिस्सा दिख रहा है ये रशिया का है, और रूस तो एकदम खफा हो गया। भागो इधर से, बोरिया बिस्तर लेके, निकालें क्या परमाणु बम? वो भाग खड़े हुए लोग, नहीं रसिया ही सबसे हल्का फुल्का देश है धरती पर, ये गुजार दोगे हमारे ऊपर से, हमारा देश तबाह हो जाए? रूस ने कहा कि नहीं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके अलावा कहीं और जगह भी नहीं दिख रही थी, फिर और परेशानी हो जाती। तो कहा गया कि ठीक है इसी को मानेंगे, लेकिन रूस के ऊपर से नहीं ले जाएंगे, घुमाएंगे। देखो बड़ी, हमें कहाँ देशांतर रेखा घूमी है, घूमती है, कभी नहीं घूमती, सीधी होती है। अब ये मनुष्यों की दादागिरी है, ये रेखा यहां चली, ये यही लिखा 180 के देख लेना ऐसे, अब ये अगर जाती तो रूस के ऊपर से गुजरती, इसलिए कहा गया कि थोड़ा इसको मोड़ लेते हैं, इधर ऐसे आई, ऐसे मुड़ी, फिर सीधा हुई, फिर उसी लाइन को पकड़ ली। इधर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है हवाई द्वीप समूह, नाम सुना है? होनोलुलु का नाम सुना है? बड़ा प्यारी जगह है, अमेरिका का राष्ट्रपति सरकारी छुट्टी मनाता है भाई, आजकल मना रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को ऑफिशियल हॉलिडे को मनाने का समय निर्धारित है, अमेरिका के राष्ट्रपति को सरकारी छुट्टी दी जाती है जबरदस्ती कि अब आप छुट्टी पे रहेंगे, और वो छुट्टी मनाने जाता है हवाई द्वीप सब परिवार, अपनी पूरी, बहुत खूबसूरत है बेटा हवाई द्वीप, दुनिया के पैसे वाले भी जाते हैं वहां, वो छुट्टी मनाता है, और उसी के ऊपर से गुजार दो रेखा, तो बढ़िया छुट्टी हो जाएगी अमेरिका के राष्ट्रपति, है ना? तो अमेरिका ने कहा कि नो, इधर से भी नहीं गुजरेगी, रूस के ऊपर से अगर नहीं गुजरी तो इधर से भी नहीं गुजरेगी, फिर घुमाया गया, फिर सीधा। यहाँ छोटे छोटे हजारों द्वीप हैं, अब ये तो दादागिरी नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कह रहे हमें बचा लीजिए, बर्बाद मत करिए, फिर मोड़ा गया। इसलिए 180 अंश देशांतर को जानबूझ के कई स्थानों से मोड़ा गया, जबकि देशांतर रेखा मोड़ी नहीं होती, धरती को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, ताकि एक देश में 2-2 दिन ना पड़ जाए, नहीं तो एक देश में 2-2 दिन पड़ जाता, समय वही रहता। अब जैसे मान लो यही देशांतर रेखा बीच से गुजर जाए तो समय थोड़ी बदल जाएगा, समय तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, लेकिन परेशानी समय पूछने पर नहीं होगी, परेशानी होगी दिन पूछने पर। जब आपसे पूछे कौन सा दिन है, तो अब बताएंगे शुक्रवार है, और हम कहेंगे नहीं बृहस्पतिवार है, और हो गई मारा मारी। मेरी बात समझ पा रहे? अब लिख लो, लिखें, देशांतर रेखाओं के साथ, देशांतर रेखाओं के साथ क्या बेटा, पूर्वी तथा पश्चिमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, पूर्वी और पश्चिमी शब्द का प्रयोग किया जाता है।
क्लियर हुआ? कुछ हाँ ना बोलते चलिए। मात्र दो देशांतर रेखाएं हैं जिनके साथ पूर्वी और पश्चिमी शब्द का प्रयोग नहीं होता। एक है 0 देशांतर और एक है 180 देशांतर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एब्सोल्यूट हैं। इसके अलावा हर देशांतर के साथ आपको पूर्वी या पश्चिमी दिखेगा। 20 अंश देशांतर एब्सोल्यूट नहीं है, 140 अंश देशांतर एब्सोल्यूट नहीं है, 180 एब्सोल्यूट है, 0 एब्सोल्यूट है। लिखें, मात्र 0 तथा 180 अंश देशांतर के साथ, लिखो बेटा, मात्र 180 या 0 दोनों लिखो बेटा, मात्र 0 अंश तथा 180 अंश देशांतर के साथ पूर्वी और पश्चिमी शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होगा? जब इकलौती है तो क्या जरूरत है? जब दो दो होंगे तब पहचान देनी होगी। ये एक ही है जिसमें पहचान है ही है, इनको पहचान देने की आवश्यकता नहीं। अब दोनों को थोड़ा अलग अलग बेटा प्लीज लिख लो। पहला लिख लो 0 अंश देशांतर, 0 अंश देशांतर। इसके कई नाम है बेटा, हर नाम लिखना पड़ेगा। जीएमटी, इसी का एक नाम है जीएमटी, ठीक है। इसी का नाम है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन हिंदी में लिखिए। मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, आईएसटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। लिखो 2 लाइन बेटा जल्दी से लिखें। सन 1884 वाशिंगटन डीसी के कॉन्फ्रेंस में, सन 1884 वाशिंगटन डीसी के कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला, ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला ग्रीनविच से गुजरने वाली, ग्रीनविच से गुजरने वाली ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला, ग्रीनविच जगह का नाम है, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 अंश देशांतर माना गया। क्लियर है बेटा? लिखें, इसके पूर्व के देशांतर रेखाओं के साथ पूर्वी तथा पश्चिम के देशांतर रेखाओं के साथ पश्चिमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व की देशांतर रेखाओं के साथ क्या बेटा? पूर्वी तथा पश्चिम की देशांतर रेखाओं के साथ पश्चिमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व मात्र गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, कोई संदेह? जीरो माने कुछ खास नहीं है भैया, जीरो माने खाली इतना कि यहां से गिनती की जाएगी और कोई मतलब नहीं है जीरो का। सूर्योदय उन्हीं के यहां नहीं होता, सूर्योदय हमारे यहां भी होता है, रात उनके यहां भी होती है तो रात हमारे यहां भी होती है। बस ये है कि एक माइलस्टोन हम लोगों ने लगा दिया कि देशांतर रेखाओं की गिनती वहीं से होगी। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी देशांतर रेखा से पूरब बढ़ोगे, मैं बोल रहा हूं किसी भी, एनीवन, समय प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से आगे बढ़ेगा, और किसी भी देशांतर से पश्चिम गए
तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से घटेगा। क्लियर हुआ? 2 पॉइंट लिख लो अलग अलग बना के। जीरो गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है जीरो का। हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना, हम जीरो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसी भी देशांतर। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं डिटेल में। पहला पॉइंट लिखो, किसी भी देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से समय आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट बेटा, किसी भी देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर समय प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से घटता है। प्रति देशांतर कैसे बेटा? 4 मिनट की दर से घटता है। क्लियर हुआ? एक सूचना के साथ बेटा, पूरब के भी पूरब होता है, पूरब का भी पश्चिम होता है। ये सब बोलिएगा मत। पूरब से भी पूरब होता है और पूरब से भी पश्चिम होता है। जैसे अब ये तो मान लो जीरो हो गया, इसके साथ क्या लगा? पूर्वी, और इसके साथ क्या लग गया? पश्चिमी। क्या इससे यह पूरब नहीं है? बोल नहीं रहे। और क्या ये इससे पश्चिम में नहीं है, जबकि इसके साथ भी पूर्वी लगा? अरे भैया 1 डिग्री ईस्ट है, ये 2 डिग्री ईस्ट है, तो 2 डिग्री से 1 डिग्री जो पूरब है वो इसकी तुलना में पश्चिम में नहीं है। यहां अगर 12 बजा है, यहां 12 बजने में 4 मिनट बाकी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थान इस स्थान से पश्चिम। इसीलिए मैंने जीरो उरो नहीं बोला। किसी भी देशांतर से अगर पूरब गए तो समय बढ़ेगा। जैसे इधर आओ, अगर यहां 12 बजा है तो ये इससे पूरब में है कि नहीं है? उसके पूरब में है कि नहीं है? अब इनके साथ पश्चिमी लगा है कि पूर्वी लगा है, बाढ़ में जाए, लेकिन इससे ये तो पूरब में है ना बेटा, इसका समय प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से बढ़ेगा। इससे ये भी पश्चिम है, लेकिन इससे यह ज्यादा पश्चिम है। बोल नहीं रहे। तो यहां से अगर बात करें तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। इधर अगर गए तो समय बढ़ेगा, इधर आए तो समय घटेगा। यही मैंने लिखाया है। किसी भी देशांतर से अगर आप पूरब गए तो समय बढ़ेगा, और किसी भी देशांतर से पश्चिम गए तो समय घटेगा। क्लियर बेटा? तो अभी थोड़ा सा रह गया बेटा, है ना? तो एक दिन और मौका दीजिए, कौन हड़बड़ी है। समय का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, समय का निर्धारण कैसे करते हैं, उसमें क्या टेक्निकलिटी है, पिछले इधर साल 1.5 साल से तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पूछेगा जरूर आज नहीं तो कल। सिविल सर्विसेज में लगातार पूछता रहा है। तो कल थोड़ा इस पर बात कर लेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं तक बेटा।